डीएनए को हमने खबरों की दुनिया में क्रांति के तौर पर देखा है और अब ये क्रांति पूरी दुनिया में फैलने लगी है। कुछ वक्त पहले हमने डीएनए में आपको वेनेजुएला के हालात के बारे में जानकारी दी थी। हमने आपको बताया था कैसे वेनेजुएला में वहां की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां का विपक्ष इसे एक बड़ी क्रांति बता रहा है, जबकि वहां की सरकार का कहना है कि ये सब कुछ अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। डीएनए में वेनेजुएला के आर्थिक हालात पर जो विश्लेषण हमने आपको दिखाया था वो भारत ही नहीं बल्कि वेनेजुएला के लोगों ने भी देखा। वेनेजुएला की सरकार तक भी हमारा ये डीएनए टेस्ट पहुंचा और इसके बाद भारत में वेनेजुएला के राजदूत ऑगस्टो मोंटिएल ने जी न्यूज से संपर्क किया। ऑगस्टो मोंटिएल जी न्यूज के दफ्तर आए और हमारी टीम से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने हमें बताया कि वेनेजुएला में सिर्फ सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन नहीं हो रहे बल्कि सरकार के समर्थन में भी हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के दबाव में दुनिया का मीडिया ये सब कुछ नहीं दिखाता। एम्बेसडर ऑगस्टो मोंटिएल का कहना है कि वेनेजुएला में बिगड़ते हालात के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। अमेरिका वेनेजुएला में आंदोलनकारियों को भड़का रहा है और उनकी मदद भी कर रहा है। एम्बेसडर ऑगस्टो मोंटिएल ने हमें कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आंदोलनकारियों को अमेरिका से एंटी गैस मास्क और फिल्टर्स भेजे जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल प्रदर्शनों के दौरान किया जाता है। पुलिस पर हमला करने के लिए आंदोलनकारी अमेरिका से भेजी गई गोल्फ बॉल और गुलेल का भी इस्तेमाल करते हैं। घायलों के लिए अमेरिका फर्स्ट एड बॉक्स भी पहुंचा रहा है। वेनेजुएला पुलिस ने यह सारा सामान अमेरिका से आए एक जहाज से बरामद किया है। वेनेजुएला के राजदूत ने हमें कुछ आंकड़े दिखाकर यह भी समझाने की कोशिश की कि वेनेजुएला के हालात उतने खराब नहीं हैं जितना दुनिया भर का मीडिया दिखा रहा है। हम आगे आपको ये आंकड़े भी दिखाएंगे। ये सब वेनेजुएला की सरकार के तर्क हैं और हमने आपके सामने सिर्फ वहां की सरकार का पक्ष रखा है, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो वहां की सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाते हैं। इसलिए आज दोनों पक्ष आपके सामने होंगे। ये वेनेजुएला की सरकार का पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि वेनेजुएला के आर्थिक और सामाजिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक वेनेजुएला भारी आर्थिक संकट में फंस चुका है। वेनेजुएला की महंगाई दर करीब 700% हो चुकी है। दूध और दवाइयों के लिए दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हिंसक विरोध प्रदर्शनों में अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम पर टिकी हुई है। वेनेजुएला को 95% रेवेन्यू तेल के निर्यात से मिलता है। पिछले 3 वर्षों में तेल से मिलने वाले राजस्व में भारी गिरावट आई है। राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए वेनेजुएला ने तेल की कीमत में 6000% तक बढ़ोतरी की है। 20 अप्रैल 2017 को डीएनए में हमने भूख की आग में जलते हुए वेनेजुएला के आर्थिक संकट का एक विश्लेषण किया था। इस विश्लेषण को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया और इसे वेनेजुएला में भी देखा गया। हमने आज एक बार फिर वेनेजुएला के हालात का एक विश्लेषण किया है जिसमें हमने वहां की सरकार के पक्ष को भी जगह दी है। हालांकि सरकारी आंकड़ों और वेनेजुएला के हालात के बीच एक विरोधाभास जरूर नजर आता है। वेनेजुएला की सरकार के मुताबिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वेनेजुएला की रैंक काफी ऊंची है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की वर्ष 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वेनेजुएला पूरे लैटिन अमेरिका में दूसरे नंबर पर है। वेनेजुएला वर्ष 2012 में ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हासिल कर चुका है। हालांकि भारत आज भी ये गोल्स हासिल नहीं कर पाया है। इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका की वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला ने गरीबी को 68% से घटाकर 17% कर दिया है। हालांकि 2016 के लिविंग कंडीशन सर्वे के मुताबिक वेनेजुएला के 82% लोग आज भी गरीबी में जी रहे हैं। वर्ल्ड बैंक गिनी इंडेक्स 2015 के मुताबिक लैटिन अमेरिकी देशों में वेनेजुएला में लोगों के बीच सामाजिक समानता सबसे अधिक है। वेनेजुएला की सरकार के मुताबिक वेनेजुएला ने 2015 से पहले ही जीरो हंगर टारगेट हासिल कर लिया है, यानी वहां कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोता। हालांकि आज के हालात ये हैं कि लोगों को 2 वक्त का खाना भी मिल नहीं पा रहा। वेनेजुएला में छात्रों को यातायात के दौरान 100% सब्सिडी दी जाती है। WHO के मुताबिक प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराने के मामले में वेनेजुएला दुनिया में दूसरे नंबर पर है। वेनेजुएला की सरकार के मुताबिक वहां लोगों को सरकारी अस्पतालों में 100% मुफ्त इलाज की सुविधा है।
और वर्ष 2005 के आंकड़ों के मुताबिक वेनेजुएला में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है और वहां के 100% बच्चे स्कूल जाते हैं। आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सभी आंकड़े झूठे हैं या सच्चे हैं। इनमें से बहुत सारे आंकड़े नए हैं तो कई आंकड़े पुराने भी हैं, लेकिन हमें लगता है कि हर खबर से जुड़े सभी पक्षों को सामने रखना जरूरी होता है। आज की सच्चाई ये है कि 1 अप्रैल के बाद से वहां लगभग हर रोज सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और इन प्रदर्शनों की आग अब वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने वहां के सुप्रीम कोर्ट तक में अब आग लगा दी है। ये हालात एक नए वीडियो विश्लेषण की मांग कर रहे हैं। हम जब इस खबर के लिए रिसर्च कर रहे थे तो हमें कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिले। पहला पॉइंट ये कि वेनेजुएला की सरकार का दावा है कि वो एक समाजवादी सरकार है और अमेरिका समाजवादी सरकारों को ज्यादा पसंद नहीं करता। दूसरा पॉइंट ये कि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और अमेरिका की नजर हमेशा दुनिया के तेल भंडारों पर लगी रहती है। इसलिए वेनेजुएला में जो कुछ भी हो रहा है उसमें अमेरिका को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। हमने वेनेजुएला के ताजा हालात का एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है और इसमें सभी पहलुओं को सामने लाने की कोशिश की है। एक देश जहां दाने दाने को मोहताज हैं लोग। वेनेजुएला में आई कयामत का डीएनए टेस्ट। हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट और भूखी बीमार जनता। ये तस्वीरें इन दिनों लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला की हकीकत है। आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता लगातार बढ़ रही है। सोमवार को वेनेजुएला की राजधानी काराकास में सुप्रीम कोर्ट की इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। यह हरकत उन लोगों के द्वारा की गई जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को संविधान संशोधन से रोकना चाहते हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति मादुरो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिनका अभी 2 वर्षों का कार्यकाल बचा हुआ है। लेकिन क्या यही तस्वीरें सच्ची हैं? हमने कुछ दिनों पहले वेनेजुएला में जारी विरोध प्रदर्शन का एक डीएनए टेस्ट किया था। यह डीएनए टेस्ट वेनेजुएला तक पहुंचा और फिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति के कहने पर उनके भारत में राजदूत ऑगस्टो मोंटियल जी न्यूज के दफ्तर आए। उन्होंने दावा किया है कि यह सब अमेरिका जैसे देशों के इशारों पर हो रहा है। Obama created a decree declaring Venezuela an extraordinary military threat to the security of the United States. They did that against Iraq, they did that against Libya, and they did that against every other country with oil. वेनेजुएला की सरकार का आरोप है कि वेनेजुएला में प्रदर्शनकारी आम लोग नहीं बल्कि ट्रेनिंग पा चुके पैरामिलिट्री के लोग हैं जो हथियारों से लैस हैं। वेनेजुएला के राजदूत का कहना है कि वहां पुलिस वालों को मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। Peaceful protests in Venezuela are not such. These are, if we can see here, trained people with equipment and a bazooka. These are not peaceful by any means. Peaceful protests at all. And these people with the masks every day in Venezuela, they appear in the morning, in the afternoon, and these are not families. And horrific images. Look at this. This is a policeman. Being beaten up with. And these are, all of these people are not families. These are trained, financed, well-equipped paramilitary personnel, which in the numbers of 300 to 2,000 in 7 municipalities of Venezuela.
हालांकि सच ये भी है कि वेनेजुएला के कई इलाकों में लोग खुलेआम लूटपाट कर रहे हैं। राजधानी काराकस की बेकरीज, सुपरमार्केट और कई खाने पीने की दुकानों में लूटपाट आम बात हो चुकी है। शब्दों की मदद से आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला के लोगों की तकलीफें बता पाना मुश्किल है, लेकिन अगर वहां के लोगों की चीखें सुननी है तो एक एक तस्वीर पर ध्यान दीजिए। विपक्ष का आरोप है कि अपने हक और जरूरत की चीजों की मांग कर रहे लोगों की आवाज लाठियों और बंदूक के दम पर बंद की जा रही है। पचास साल पहले वेनेजुएला पूरे लैटिन अमेरिका के लिए एक उदाहरण हुआ करता था, एक ऐसा आदर्श देश जिसे ब्रिटेन से ज्यादा गरीब नहीं माना जाता था। लेकिन फिर ऐसे हालात क्यों आ गए कि वेनेजुएला के लोगों की भूखों मरने की नौबत आ गई? वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर करती है। वेनेजुएला के पूरे निर्यात में 90% हिस्सा तो सिर्फ कच्चे तेल का ही होता था, और इस पैसे से वहां की सरकारें अपने लोगों के लिए बहुत सा सामान विदेशों से आयात करती थी। 2000 के दशक में पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़े तो वेनेजुएला में जैसे पैसों की बाढ़ सी आ गई। लेकिन 2014 में तेल के दाम घटने लगे और इसी दौरान हुगो शावेज की मौत के बाद वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बने निकोलस मादुरो, और फिर वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था ही घुटनों के बल बैठ गई। 2013 में हुगो शावेज ने एक ऐसा देश छोड़ा था जहां गरीबी दर कम थी, शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल बेहतर था और आर्थिक वृद्धि हो रही थी। लेकिन उन्हीं की सोशलिस्ट परंपरा का एक असर कुप्रबंधन भी था। वेनेजुएला में 2006 से ही तेल का उत्पादन घट रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो तेल कंपनियों पर नियंत्रण नहीं रख पाए और तेल के उत्पादन पर ही बहुत ज्यादा खर्च करते चले गए। हालांकि सरकार का कहना है कि बड़े देशों की नजर वेनेजुएला के तेल भंडार पर है और इसी वजह से हालात को बद से बदतर बनाया जा रहा है। That Venezuela has the largest oil reserves in the world. Right. Proved and certified oil reserves. So the problem in Venezuela is not one of economic crisis. Venezuela has economic problems, yes, like Saudi Arabia, for example, or like every European country has had financial and economic crisis in the last 8 years and so on. But is that the reason why other countries should intervene, should interfere in internal matters, which is against international law, which is against the principles? शावेज के चुने हुए उत्तराधिकारी मादुरो को भी सत्ता में 4 साल हो गए हैं और उनका 2 साल का और कार्यकाल बाकी है। विपक्ष उनसे कुर्सी खाली करने की मांग करता रहता है और उन्हें आर्थिक बर्बादी का जिम्मेदार बताता है। मादुरो पर विपक्ष अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाता है। इसी साल अप्रैल में मादुरो ने विपक्ष के नेता हेनरिक कैप्रिलेस को चुप कराने के लिए उन्हें 15 साल के लिए किसी सरकारी पद को संभालने के लिए अयोग्य घोषित करवा दिया। उन पर प्रशासनिक गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया। कैप्रिलेस के नेतृत्व में मादुरो के नाम पर जनमत संग्रह कराने का आंदोलन चल रहा था। इससे प्रदर्शनकारी और भड़क उठे। विरोध प्रदर्शनों के अलावा विपक्ष ने करीब 20 लाख लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठे किए हैं। इनकी मांग मादुरो के नाम पर रेफरेंडम कराए जाने की है। यह अनिवार्य संख्या से करीब 10 गुना ज्यादा है। पिछले सितंबर में 10 लाख से भी अधिक नागरिक काराकास की सड़कों पर उतरे थे। हालात ये हैं कि वेनेजुएला के अस्पतालों में ना तो दवाइयां हैं और ना ही डॉक्टर। पूरे देश के अस्पतालों में ऐसे हालात हैं जैसे युद्धकाल में होते हैं। मरीजों की मौत हो रही है, मलेरिया और डेंगू से लोग मारे जा रहे हैं। बीते साल करीब 80% खानपान की चीजें और दूसरी जरूरी चीजों की भारी कमी रही। वेनेजुएला के लोग हर हफ्ते 30 घंटे से भी ज्यादा समय दुकानों से सामान खरीदने के लिए खड़े होने में बिताते हैं। कुल मिलाकर वेनेजुएला के हालात उसी तरह के हो चुके हैं जैसे वर्ष 2011 में सीरिया के थे।
लेकिन आज भी लोग आरोप लगाते हैं कि सीरिया के हालात अमेरिका की मदद से पैदा किए गए थे और ऐसा ही कुछ वेनेजुएला के मामले में भी हो रहा है। अब सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस खबर के दोनों पहलू आपके सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।